हेलो एवरीवन। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि 2019 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आए हुए थे उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं सो डैट वो आपको सीधा सीधा 2024 में भी हेल्प करेगी, क्योंकि वो एक टॉपिक है, टॉपिक से ही क्वेश्चंस आती है। तो अगर हम 2019 के टॉपिक्स को क्लियर करें, 2020 के टॉपिक को क्लियर करें, कम से कम 4 से 5 साल के टॉपिक को क्लियर कर ले तो ऑलमोस्ट बहुत सारे सिलेबस भी कंप्लीट होती है। तो चलिए आज हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक लेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक लेंगे, कुछ अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी क्या होता है। समझो मेरी बात, स्टोरी मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशंस जब आपका रिवर जो है वो मीट करता है सी को। जैसे मान लो आपको ये बात पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो, कि जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, वो जहाँ के जाके कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो बे ऑफ बंगाल में जब वो जाती है, वहाँ पे जहाँ पे जिस पोजीशन पे मीट होता है रिवर का, रिवर इज अ फ्रेश वाटर एंड ओशियन इज ए सैलाइन वाटर, ठीक है। तो वहाँ जहाँ मीट होती है उसको हम लोग एस्टुअरी बोलते हैं। वो एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो इस बात को हम लोग को समझना है। तो अगर आप आसान भाषा में समझो, द प्लेस वेयर रिवर मीट द सी दैट इज कॉल्ड एस्टुअरीज, ठीक है। एस्टुअरीज आर water bodies where the flow of fresh water from the river mixes with the salt water transported, समझ में आया, by tide from the ocean, ठीक है। टाइड होता है ओशियन में, ठीक है। एस्टुअरीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिविटी वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप फिगर से समझो तो देखो ये क्या है, एक रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप देखो ओशियन है, तो ये मीट हो रहा है, तो इसको फ्रेश बोलते हैं, ब्रैकिश होता है, सॉल्ट होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश में और सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है किस पे, किसमें कितना सॉल्ट कंटेंट होता है। तो चलो इसको पहले समझ लेते हैं। फ्रेश वाटर का आप सैलिनिटी देखोगे तो आपका 0.5% से कम होता है सैलिनिटी। फ्रेश ब्रैकिश वाटर का सैलिनिटी 0.5 से 3% होता है, और सॉल्ट वाटर का आपका सैलिनिटी 3% से ज़्यादा होता है। अगर आप पीएच को देखते हो तो 6 से 8 के बीच में पीएच होता है, इसका 6 से 9 तक, और इसका 8 से 9 तक होता है। तो आपको पीएच पता होगा, पीएच क्या होता है, पीएच का स्केल भी आपको पता होगा, क्लास 6 का चीज़ है, 0 से लेके 7 और फिर 14 आपको पता है। इधर क्या होता है, एसिडिक होता है, और इधर बेसिक होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आप देखो, और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जैसे हमारा वाटर, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो, तो आपको समझ में आया। तो अगर आप सॉल्ट के हिसाब से देखोगे तो आपको कंफ्यूजन इन दोनों में होगा। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्ट वाटर में ज़्यादा सॉल्ट होता है देन ब्रैकिश वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्टोरी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम लोग साथ ही साथ देखते हैं। अ स्टोरी इज अ सेमी इनक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विथ वन और मोर रिवर्स और स्ट्रीम फॉलोइंग इनटू इट। देखो सिंपल सा बात है, ऐसा नहीं कि एक ही रिवर होगा, एक से ज़्यादा रिवर भी हो सकता है। इट इज़ अ फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी, इसका ओपन सी के साथ फ्री कनेक्शन होता है। एन एस्टुअरी हैज़ वेरी लिटिल वेव एक्शंस, बहुत कम होता है वेव एक्शंस, बहुत कम होता है। सो इट प्रोवाइड्स अ काम रिफ्यूज फ्रॉम द ओपन सी, ठीक है। उसके बाद देखो, इट प्रोवाइड द शेल्टर फॉर सम ऑफ द एनिमल्स, ये कुछ एनिमल्स के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है। इट्स अ गुड थिंग। तो ये आपको पूछा जा सकता है, जहाँ पर रिवर मीट होता है ओशन से, दैट इज कॉल्ड एस्टुअरी, और वो एक शेल्टर भी देता है एनिमल्स को हॉरिजॉन्टली, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट प्रोवाइड द शेल्टर फॉर सम ऑफ द एनिमल्स, ये ऊपर हमने देख लिया। इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिविटी रीजन्स एज इट रिसीव द हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फ्रेश एंड मैरीन वाटर। मैरीन मतलब हो गया कौन सा वाटर, ओशन का वाटर, फ्रेश मतलब रिवर का। तो इन दोनों से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और एक जगह मिलता है, सो दैट ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है इसमें। एस्टुअरीज आर यूजुअली बायोलॉजिकली हाई प्रोडक्टिव जोन, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। दे ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टर फॉर सम डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट इन द रिवर वाटर। तो ये एक तरह का फिल्टर भी तैयार करता है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट इज द ट्रैपिंग ऑफ सस्पेंडेड मड एंड सैंड कैरी बाय रिवर, और ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है सस्पेंडेड मड और रिवर के सैंड को, ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है अराउंड द एस्टुअरीज। तो आपको दो चीजें समझ में आया कि अगर पूछ लिया कि आप बताओ कि आपको डेल्टा किस तरह फॉर्म होता है, आपको ये बात पता है कि ये वाला एरिया आपको क्या कहलाता है, ईस्टर्न घाट। ये वाला, अगर मैं इंडिया का मैप को देखूं, ठीक है, चलो इंडिया का मैप मैं बनाता हूँ, रफली बनाता हूँ।
इंडिया का मैप है, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मैप नहीं, क्योंकि हमें इतना ही जरूरत है। इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और इस वाले पूरे पोर्शन को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलता है उसको हम लोग नीलगिरी बोलते हैं, यू नो, आई थिंक यू नो, ठीक है। ईस्टर्न घाट इसको बोलते हैं। और ईस्टर्न घाट में आप जो मैक्सिमम रिवर जो है ना वो कहाँ जाती है, वो बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती है। तो वो मैक्सिमम इंडिया का जो रिवर है, पेनिसुलर रिवर, ठीक है, वो रिवर आप ध्यान से देखोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एस्टुरीज भी बनती है और यहाँ पे डेल्टा भी बनता है। तो ईस्टर्न घाट में एस्टुरीज और डेल्टा ज़्यादातर बनता है, ठीक है। 95% से ज़्यादा समझ लो, एक्सेप्शन यहाँ हो सकता है लेकिन यहाँ पे होता ही होता है। तो समझ में आया डेल्टा कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पे ईस्टर्न घाट पे आपको एस्टरीज बनता है। एस्टरीज कैसे बनता है अब आप जान रहे होगे, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भितरकनिका मैंग्रोव जो है वो कहाँ है। ये भितरकनिका कोर एरिया भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाज डिक्लेयर एज अ भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड्स द गहिरमाथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंदर ही गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी ध्यान पे रखना है। भितरकनिका कहाँ का पार्ट है, उड़ीसा में ये, ठीक है, उड़ीसा में है। और भितरकनिका मैंग्रोव इज अ पार्ट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भितरकनिका जो मैंग्रोव है वो किसका पार्ट है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। वाज डिजाइनेटेड एज अ रामसर वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ 2002। ऐसे कोई भी कन्वेंशन आपको दिखता है तो उसके बारे में कम से कम इतना नॉलेज रख लो कि वो बना कब, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या एम है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, पहले भी आ चुका है और आगे भी आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, इट इज फेमस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ओलिव डेडली सी टर्टल। तो इसके लिए फेमस है। ये दो नाम आपको डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे, दिस मे बी ऑप्शंस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब दूसरा जो है वो हम लोग देखते हैं चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का लेक इज अ ब्रैकिश वाटर, यू नो ब्रैकिश वाटर, ठीक है। लगून, लगून मतलब क्या होता है, देखो लगून का मतलब होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। लगून कहाँ बनता है, जब आपका ओशियन से और वाटर के बीच में कुछ बैरियर्स आ जाए सैंड के कारण, और ये वाटर पूरा का पूरा अलग रहे, दैट इज कॉल्ड लैगून, ठीक है। लैगून मतलब होता है कि अगर मान लो यहाँ पे ओशियन वाटर है और यहाँ पे कुछ सैंड वगैरह है जो इन दोनों को मिलने नहीं देता है, और ये सेपरेट जो वाटर है दैट इज कॉल्ड लगून, ठीक है। तो चिल्का लेक क्या ब्रैकिश वाटर लगून है, ये भी साथ ही साथ ध्यान पे रखोगे। माउथ ऑफ द दया रिवर, तो कहाँ बनता है ये, दया रिवर पे बनता है, ठीक है। माउथ ऑफ द दया रिवर, इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, ये भी ध्यान पे रखना है। बर्ड फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड माइग्रेट हियर, तो बर्ड भी यहाँ पे किसी सीजन में, मानसून सीजन में यहाँ पे आती है, ठीक है। नलबना आइलैंड्स बर्ड सेंचुरी इज द कोर एरिया ऑफ द रामसर डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफ चिल्का लेक। तो ये भी रामसर साइट है और नलबना आइलैंड जो बर्ड सेंचुरी इसका कोर एरिया। तो कोर एरिया भी आपको ध्यान पे रखना। कोर एरिया का मतलब क्या होता है कि देखो अगर मान लो ये मान लो नेशनल पार्क है तो इसके बीच का जो एरिया दैट इज कॉल्ड कोर एरिया, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग इराडवी डॉल्फिन, जिसको जो कि वल्नरेबल, ठीक है, और ये फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ द चिल्का लेक। तो ये जो डॉल्फिन है ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, तो ये भी ध्यान रखना। फ्लैगशिप मतलब ये एक तरह का उस हैबिटेट के लिए आइकन बोला जाता है उसको, उस हैबिटेट मतलब कोई भी अगर चिल्का लेक इज ए हैबिटेट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, ठीक है। चिल्का इज द होम ऑफ टू द ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ इराडवी डॉल्फिन इन इंडिया। तो ये भी ध्यान पे साथ ही साथ आपको रखना है। अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे मैप को तो यहाँ पे वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में। सांबार लेक आपको कहाँ पे है, राजस्थान में, यहाँ पे सॉल्ट होता है, ठीक है। चिल्का लेक है। उसके बाद आप अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अगर आप कंफ्यूज नहीं करना, देखो वुलर लेक और चिल्का लेक ये दोनों कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे ओशियन नहीं है। लेकिन आप चिल्का लेक, कोलेडू लेक और पुलिकेट लेक देखोगे तो ये कहाँ बन रहा है, जहाँ पे आपका क्या है, जहाँ पे ईस्टर्न घाट में रिवर और ओशन मिल रहा है। तो ये भी साथ ही साथ ध्यान पे रख सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जैसे दीपोर बेल है, ठीक है, ये आपका असम में ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। तो अब आपको फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इट इज इन द फॉर्मर चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के चैनल में ये, ठीक है, असम में रामसर साइट है, ये फ्रेश वाटर लेक है, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, ये हैबिटेटिंग मेनी माइग्रेंट स्पीसीज और ओनली रामसर साइट इन असम। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि असम में क्या क्या और रामसर साइट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला देखो दिब्रू सिक्वाई, दिहिंग पटकाई, उसके बाद नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, दीपोर बेल जो अभी हमने पढ़ा, मानस और
रायमोना। तो आप देखो, अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे सबसे वेस्ट में कौन है। देखो अगर आप ये इसको ईस्ट बोलोगे, ये असम है तो इधर वेस्ट हो गया, तो हो सकता है सबसे ईस्ट में कौन बोले। ईस्ट में सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन है, दिब्रू सिकाई है। अब इसको देखो तो ये थोड़ा बहुत ईस्ट में दीन पटकाई लग रहा, दीन पटकाई होगा, दिब्रू सिकाई होगा, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है आपको कोई एक ऑप्शन दे दे, ठीक है। उसके बाद रायमोना देख लो, रायमोना सबसे आपका वेस्ट में है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले तो नाम याद होना चाहिए, नामेरी और आंग मानस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, तो ये आप ध्यान पे रखोगे। चलो इतना समझ में आया। देखो यहाँ पे मैंने तो ऐड किया है, कुछ रामसर साइट ऐड किया है, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है। आप इसको अपडेट करके और आप इसी में आप बना लेना, मैप में बना लेना। जैसे आप देख सकते हो कि वुलर लेक जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। होकेसर है, सुरनिसार है, सुरिनसर है, ठीक है। उसके बाद टीएसओ है, टीएसओ मोराई है, ठीक है। तो आप ये ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। देखो लोकतक हो गया, ये यूपीएससी 2021 में आई गेस क्वेश्चन आ चुका है, 21 या 22 में। रुद्र सागर हो गया, दीपोर बिल हो गया, अभी हम लोग पढ़ा है, ठीक है। अपर गंगा रिवर यूपी का, ठीक है। आप देखो कि सामसर और कियोल दियो जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, भोज मध्य प्रदेश में। तो और भी अपडेट हुए हैं, आई गेस 75 है टोटल इंडिया में रामसर साइट। तो वो 75 का 75 आपको स्टेट वाइज याद होना चाहिए, तो आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम से बनेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका तमिलनाडु में, तो ऐसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो आप मैप पे इसको बना लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, नो नीड, ठीक है। पहले आप रामसर साइट पढ़ो, ठीक है। अब देखो हम लोग पेरिस एग्रीमेंट देखते हैं, पेरिस एग्रीमेंट देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखो पेरिस एग्रीमेंट्स का आप आते ही दिमाग में टेम्परेचर वाला चीज आ रहा होगा, ठीक है। देखो पेरिस एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन द क्लाइमेट जस्टिस वाइल क्योटो वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर, ठीक है। सीबीडीआर मतलब पॉल्यूशन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद देखो क्योटो वाज टॉप डाउन, पेरिस एग्रीमेंट इज द बॉटम ऑफ अप्रोच, ये भी ध्यान पे होना चाहिए। अगर आप क्योटो देखोगे तो क्योटो के आपका टॉप से डाउन है, और आप पेरिस देखोगे तो ये बॉटम ऑफ अप्रोच है। तो ये दोनों डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए अपने को। उसके बाद क्योटो कैपिंग वाज वॉलेंट्री ओनली फॉर डेवलपिंग कंट्री वाइल द पेरिस एग्रीमेंट वॉलेंट्री फॉर द बोथ। तो क्योटो किसके लिए वॉलेंट्री है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए वॉलेंट्री है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट दोनों के लिए वॉलेंट्री है। ये बीच का डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल को आप डेफिनेटली जाके अलग से पढ़ो, उसका एक अलग से नोट बनाओ, क्योंकि ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, उनके डिफरेंसेस पूछा गया, इसलिए मैंने उनके डिफरेंसेस को यहाँ पे रखा है। अब देखो ग्लोबल टाइगर फोरम क्या होता है, जीटीएफ भी बोलते हैं उसको लोग, इज ए इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडी टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है ये। उसके बाद ये कब बना, 1994 में बना। इसका सेक्रेटरी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। जीटीएफ इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडी कैंपेन टू सेव द टाइगर्स वर्ल्ड वाइड। तो अब देखो जिसका सेक्रेटरी इंडिया में है और वर्ल्ड वाइड टाइगर को सेव करने का काम करता है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटिक स्पीसीज, सीएमएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज द इंटरनेशनल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द एजिज ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, ठीक है, जिसको यूएनईपी बोलते हैं। उसके अंदर ये चीज है, कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, ठीक है। इट इज द कॉमनली एब्रिविएटेड ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज और द बॉन्ड कन्वेंशन। तो आपको इस स्लाइड से, इस टॉपिक से दो चीज समझ में आ रहा है कि ये यूएनईपी के अंदर सॉरी यूएनईपी के अंदर है, और इसको बॉन्ड कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये दो चीज आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। ये दो चीज आपको डेफिनेटली ध्यान पे रखना है। सीएमएस एम्स क्या है इसका, सीएमएस मतलब कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज टू कंजर्व टेरिशियल, मैरीन, एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज। ये तीनों को कंजर्व करता है। टेरिशियल मतलब लैंड वाला, मैरीन मतलब वाटर वाला, और एवियन मतलब स्काई वाला। ये तीनों माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करने का इसका एम है थ्रू आउट देयर रेंज, उसके रेंज के हिसाब से। इट वाज साइन इन द 1979 इन बॉन, हेंस द नेम। बॉन एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी एंड इंटर इंटू फोर्स ऑफ 1983। तो ये बॉन एक जगह, इसलिए इसको हम लोग बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं। जब भी कोई ऐसा जगह पे कोई चीज साइन होता है या कन्वेंशन डिसाइड होता है, तो उस नाम पे भी हम लोग उसको बोलते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉलिसी गाइडलाइन ETC, इसका ये टर्म है। वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग WPA बोलते हैं। ये इंडिया का एक्ट है 1972, ये ध्यान पे रखना है। इसमें चेंजेस हुए हैं, चेंजेस में अपडेट आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में दूंगा, लेकिन इसका जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। कैटेगराइज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द शेड्यूल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स को शेड्यूल के हिसाब से कैटेगराइज करता है। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, और शेड्यूल 5 कैन बी किल विद द स्पेशल परमिशन ऑफ द चीफ वार्डन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ स्टेट। अगर शेड्यूल 1 में कोई स्पेसीज है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको। अगर शेड्यूल 5 में कोई है तो उसको किल्ड किया जा सकता है, लेकिन आपको परमिशन लेना पड़ेगा चीफ वार्डन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ स्टेट से। सेलेक्टिव किलिंग बी डिक्लेयरिंग वर्मिंग, ठीक है। फ्रूट्स, बैट्स, क्रॉव, माइस, रैट्स ओनली, ठीक है। तो ये सब टर्म्स है। फॉर द एनिमल्स स्टेट हैव टू टेक परमिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मान लो एनिमल स्टेट है, अदर एनिमल स्टेट है, तो वो आपको यूनियन गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। 6th शेड्यूल इंडिया का आपको पता है, कंप्राइज दोज प्लांट विच आर नॉट अलाउड टू कल्टिवेट। तो 6th शेड्यूल के अंदर जो है टोटल इसके जो शेड्यूल है उसके 6th शेड्यूल में जो है वो आप उसको कल्टिवेट नहीं कर सकते हो। ये भी आपको आप एड ऑन में ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरल्स के। कोरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, पूछा ही गया, हर अल्टरनेट साल देखा गया कोरल्स जब भी न्यूज में होता है। कोरल रीफ्स आर द बिल्ट एंड मेड अप बाय थाउजेंड ऑफ टाइनी एनिमल्स कोरल्स, जिसको हम लोग पॉलिप्स भी बोलते हैं। तो बहुत छोटा सा टाइनी एनिमल से ये बनता है, जिसको हम लोग कोरल्स बोलते हैं, और साथ ही साथ पॉलिप्स भी बोलते हैं। दे आर नॉट प्लांट्स, कोरल्स आर नॉट प्लांट्स, दे आर एनिमल्स। तो ये भी ध्यान पे रखना है। देखो कि कोरल जो होता है ना वो सी के ऊपर बन जाता है, तो आपको ये देखने से ही लगेगा कि ये प्लांट्स है, दैट इज नॉट करेक्ट, ये प्लांट्स नहीं है, ये एनिमल्स है, ठीक है। तो ये ध्यान पे आपको रख, ठीक है। नेक्स्ट देखो, they are not found all around the world in the they are found all around the tropical and subtropical ocean। देखो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक के बीच में ये पाया जाता है। अब ये ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक क्या होता है, ये बिल्कुल ज्योग्राफी का टर्म्स है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप देखोगे ना तो जो आपका 30 डिग्री जो होता है, मैं बताता हूँ, देखो जो अर्थ है अपना, उसमें ये देखो, अगर हम अर्थ को बना ले, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। अगर हम अर्थ को बना ले, ये अर्थ है अपना, ठीक है। तो अगर ये अर्थ है तो हमको क्या क्या पता है, कि हमको ये पता है कि ये अपना इक्वेटर है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5, ये पूरा का पूरा इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला सॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है, 66 तक, तो इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में मेनली ट्रॉपिकल में ही आप देखोगे तो पाया जाता है, समहाउ थोड़ा बहुत सब ट्रॉपिकल में भी पाया जाता है क्या, आपको कोरल। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। दे आर यूजुअली फाउंड इन द शैलो एरियाज एट अ डेप्थ लेस देन 150 फीट। तो ये शैलो एरिया में पाया जाता है यूजुअली, ऐसा नहीं कि वही मिलेगा। यूजुअली फाउंड इन द शैलो एरिया एट द डेप्थ ऑफ लेस देन 100 फीट से कम में ही मिलता है। हाउएवर सम कोरल रीफ्स एक्सटेंड इवन डीपर अप टू 450, तो कुछ 450 तक भी जाता है। दे आर सेकेंड only rainforest in biodiversity of species. It covered less than 0.2% of the ocean, but they contain 25% of the marine fish species of the world. ये इसका जो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ये 0.2% ही ओशियन का है, लेकिन ये 25% इंपॉर्टेंट रखता है मैरिन फिश स्पेसीज के लिए, ठीक है। कोरल्स आर सिम्बायोटिक रिलेशन विद द जूनथैली माइक्रोस्कोपिक एल्गी विच लीव ऑन कोरल। तो इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसके साथ, ठीक है। अब देखो, जूनथैली असिस्ट द कोरल इन न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्शन थ्रू इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो समझो बात, होता क्या है, ये जूनथैली जो है ये क्या होता है, कोरल पे जाके बैठ जाता है। कोरल इज एनिमल, अब कोई एनिमल है तो वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, लेकिन जूनथैली क्या है, एक तरह का प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो असिस्ट करता है कोरल को न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में, ठीक है। तो आप देखोगे कोरल ओवरऑल देखोगे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ कोरल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक अलगी के कारण, ठीक है। तो ये अलगी आपको ध्यान पे रखना है। द कोरल रिसीव क्लोरेशन फ्रॉम द जूनथैली लिविंग विद इन देयर टिश्यूज, उसके टिश्यूज में रहता है। जूनथैली गेट्स होम टू लिव, तो वहाँ रहता है, इसलिए वो ऑब्वियस सी बात है, अलगी है तो एक तरह का
वो करेगा ही फोटोसिंथेसिस, तो वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल क्या क्या है, कोरल का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। While the majority of the coral reefs are found in the tropical and subtropical water, they are also deep water corals in the colder region. तो colder region में deep में भी रहता है वो, ठीक है। They are also deep water corals in the colder region, ठीक है। Shallow tropical area where the sea water is clean, clear and warm. तो कहाँ मिलता है? shallow tropical area में, जहाँ पे sea water clean भी हो, क्लियर भी हो और वार्म भी हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां वार्म वाटर होगा वहीं पे होगा। यू नो अबाउट द वार्म और कोल्ड वाटर, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। साथ ही साथ नहीं पता है तो आप जाके ज्योग्राफी में पढ़ो, वार्म वाटर क्या होता है, कोल्ड वाटर क्या होता है। जो भी करंट आपको पोल की तरफ जाता है दैट इज कॉल्ड वार्म वाटर, जो भी पोल से इक्वेटर की तरफ आता है दैट इज कॉल्ड कोल्ड वाटर। और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहाँ पे वार्म वाटर कोल्ड वाटर मिलता है, तो वो प्लेसेस किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। मोस्ट प्रोडक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम विथ हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम भी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो दो चीज़ें आपने ओशन के रिस्पेक्ट में दो चीज़ें हमने पढ़ा है, एस्टरीज और ये दोनों, एस्टरीज पढ़ा है और हमने कोरल्स पढ़ा, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। कैपेबिलिटी टू रिसाइकल द स्केर्स न्यूट्रिएंट्स, तो इसके पास कैपेबिलिटी भी है रिसाइकल करने का। दे आर रिफर्ड टू एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, तो इसको हम लोग कोरल्स को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोलते हैं, ठीक है। नॉट फाउंड ऑन द माउथ ऑफ द रिवर, ये रिवर के माउथ पे नहीं पाया जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टरीज एंड द कोरल, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यूटिलिटी क्या है कोरल्स का, कोरल रेफर आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट द इरोजन एंड स्टॉर्म सर्ज, तो एक तरह का नेचुरल प्रोटेक्टिव प्रोवाइड कराता है बैरियर अगेंस्ट द इरोजन यू नो एंड स्टॉर्म सर्ज। एबिलिटी टू कैप्चर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ओशन वाटर, ये ओशन वाटर से न्यूट्रिएंट भी कैप्चर करता है। रिफ्यूज टू मेनी स्पेसीज, बहुत सारे स्पीसीज को ये रिफ्यूज भी करता है। आई होप ये टॉपिक जो मैंने लिया है आपको समझ में आया होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, और इसको जाके पढ़ो। एक काम आप जरूर करना है कि आप जाके जो 75 जो भी रामसर साइट है उसका इंडिया का मैप पे आप स्टेट वाइज लिख लो, डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। खासकर आप लोकतक देखोगे, रुद्र सागर देखोगे, जैसे ये सब नाम आपको दिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, उस समय आप नहीं बता सकते। जैसे चिल्का और भितरकनिका बता दोगे उड़ीसा में, जैसे ये ईस्ट कोलकाता नाम से बता सकते हो, ठीक है। अपर गंगा रिवर तो आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि यूपी आपको होना चाहिए, या फिर हिमाचल प्रदेश बोल दो, या फिर आप उत्तराखंड बोल दो, हिमाचल तो नहीं उत्तराखंड बोल दो, तो ये कन्फ्यूजन जरूर होता है। देखो उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन जो अपडेटेड रामसर साइट है उसमें उत्तराखंड में भी है रामसर साइट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पंजाब दिल्ली पंजाब के रीजन में भी है, तो वहाँ पे भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक और भी टॉपिक इन्वायरमेंट के टॉपिक लेके आएंगे 2019 के। ये पूरा नहीं है, इन्वायरमेंट में और भी क्वेश्चन पूछे गए सो भी हम लेके आएंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री का भी टॉपिक और इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।